तो हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कैंसर वाले की बात है। ये एक तरीके से दो जगह आपको फ़ायदा देगा। आपको पैथोलॉजी में फ़ायदा देगा और एक तरीके से आपको जब सर्जरी कर रहे हो तो यदि आपने पैथोलॉजी में यदि पढ़ लिया है, क्योंकि यदि आपने सेकंड फोर्थ ईयर में आया तो पैथोलॉजी पढ़ ली होगी, तो उसमें यदि आपने कैंसर के टॉपिक अच्छे के लिए तो आपको दिक्कत काफ़ी कम होने वाली है। जेन्युइनली आपको जब फाइनल ईयर का जो सिलेबस है वो देखने में बहुत बड़ा लगता है, पर्टिकुलरली कहूँ, लेकिन हकीकत में वो उतना बड़ा नहीं है। जेन्युइनली अब जैसे आप अनाटमी पढ़े हो, हमने अनाटमी से काफ़ी सारे सर्जरी के टॉपिक कर लिए थे, ये चीज़ थी, और उसमें भी हमने काफ़ी टॉपिक में कैंसर को छोड़ के एक तरीके से काफ़ी सारे टॉपिक खाली अनाटमी अनाटमी में आ गए थे। तो यदि आपने पैथोलॉजी में कैंसर भी पढ़ लिए तो हकीकत में कुछ खास बचता ही नहीं है। काफ़ी सारे टॉपिक आपको लगेंगे कि बस उसमें बस ट्रीटमेंट पढ़ना होता है आपको उसमें, और बाकी का कुछ खास रहता नहीं है। यदि आपने थोड़ी जनरल सर्जरी आप कर लें फाइनल ईयर में आते ही, और थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट वगैरह प्रोटोकॉल वगैरह कैसे सिस्टम चलता है उसको पढ़ने में आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। आपको खाली बस ऐसा लगेगा कि तुम चीज़ें बस रिवीजन कर रहे हैं, कुछ खास हमारे लिए नए पढ़ने लायक तो है ही नहीं ये। तो इसलिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है। आप पैथोलॉजी यदि आप सेकेंड ईयर में इस लेक्चर को देख रहा हूँ सेकेंड ईयर में, तो मैं कह रहा हूँ विनती निवेदन कर रहा हूँ, पैथोलॉजी को अंडर एस्टिमेट मत कर देना। हालांकि मेरे साथ जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आज का जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें तो आप वैसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। सेकेंड ईयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, लेकिन ये है कि चीज़ें और जगह भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जहाँ तक जो चीज़ टॉपिक पढ़ने लायक है कम से कम उसको तो पढ़ना, क्योंकि काफ़ी बार होता है मेडिसिन के हिसाब से सोचते हैं पैथोलॉजी, लेकिन मेडिसिन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये, सर्जरी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। सर्जरी को काफ़ी बार अंडरमाइन कर दिया जाता है कि ऑब्स फोकस करेंगे ज़्यादा है, पीएसए में मेडिसिन को बोल जाता है। सर्जरी काफ़ी अंडरमाइन कर लिया जाता है, लेकिन उतनी अंडरमाइन करने लायक है नहीं, उतनी छोटी सब्जेक्ट भी नहीं है ये। आप सोच रहे हैं मेजर सब्जेक्ट है तो बड़ी सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये है कि आप थोड़ा स्टेप बाय अप्रोच में चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको बाद में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा यदि आपने शुरुआत में पढ़ रखा है। यदि आपने शुरुआत कुछ नहीं पढ़ रखा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अनाटमी वगैरह जो है एक तरीके से फर्स्ट ईयर में यदि आपने उस समय सही ढंग से पढ़ी नहीं है तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बाद आपको सिलेबस काफ़ी बड़ा महसूस होगा इसका, उतना छोटा महसूस नहीं होगा। और फोर्थ ईयर में वैसे ही बहुत सारी सब्जेक्ट रहती हैं, तो ये और ज़्यादा का बर्डन ऑफ प्रेशर आपके ऊपर हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि यदि आप सर्जरी अच्छी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन मेडिसिन का उबलना वजह रहता है। सेकेंड ईयर में देखे सारी एम डी वाई सब्जेक्ट आती है अनाटमी को छोड़ के, तो उसमें आपको क्या है तो अनाटमी में फोकस है फर्स्ट ईयर में। नहीं तो आप पैथोलॉजी में यदि कैंसर को टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं या काफ़ी सारे पैथोलॉजी को टॉपिक कर लेते हैं, खासकर जीआईटी वगैरह में, जो आपको काफ़ी बार आपको चीज़ें होंगी वो आसान लगने लगेंगी। ये माइक्रोबायोलॉजी भी कर लेना उस तरीके से, उसके संग उसमें भी वो की काफ़ी टॉपिक दोनों जगह आ जाते हैं। एक तरीके से मेडिसिन में भी आते हैं और सर्जरी में भी आते हैं। ये तो बेसिक सबसे मजबूत रहना जरूरी है। हम्म तो जो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा एक तरीके से अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के केस में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन यदि आपसे आएगा तो बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, तो एक तरीके से इसको बड़े क्वेश्चन के क्राइटेरिया के रूप में ही बात करने चलना। ये टॉपिक सर्जरी के हिसाब से इतना बड़ा है कि मैं एक लेक्चर में इसको समेट नहीं सकता है लिटरली। तो इसलिए ये है कि इसके हम कम से कम दो पार्ट में निकालूंगा इसके, जो जिसमें एक तरीके से आज हम बात करेंगे जनरल ओवरव्यू तरीके से इसकी, थोड़े बहुत जनरल क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट्स वगैरह, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करते हैं, इसमें जनरल ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सर्जरी वगैरह के अंदर उतना डेप्थ में जाएंगे नहीं, तो ऐसा जनरल ट्रीटमेंट के बारे में ही बातचीत करेंगे। हाँ, या फिर ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत हम कम ही करेंगे तरीके से। ये चीज़ें आपको मेन उद्देश्य में समझाना है तरीके से, केस वगैरह को समझाना कि कैसा केस आएगा क्या है, कोई ट्रीटमेंट हम लास्ट में करते हैं इसके बारे में। हालांकि ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी लंबा चलता है इसका, सेपरेट लेक्चर बनेगा उस पर। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। जो हमारा पहला टॉपिक है तरीके से ब्रेस्ट के, इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर डेवलप किससे होता है। तो पहली बात तो रिस्क फैक्टर कुछ पता होनी चाहिए हमको। ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो रिस्क फैक्टर आपके रहते हैं तरीके से, एडवांस एज हो गई है ज़्यादा आपकी, जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाती है उतना कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। इसलिए रूटीन मेमोग्राफी की जाती है खासकर फीमेल्स में। इसमें तो ये चीज़ पता नहीं जरूरत नहीं ना, फीमेल्स में ज़्यादा होगा प्रोमिनेंट। और उसके अलावा हम बात करके चलें तो ये इसका हार्मोनल रिलेशन को जुड़ा रखना। हार्मोनल रिलेशन में एक तरीके से कोई ईस्ट्रोजन के लिए प्रीडोमिनेट कैंसर होता है। ये ईस्ट्रोजन के संग इस कैंसर की प्रेवलेंस जो होती है वो बढ़ती है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ये कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। तो इसलिए क्या कि अर्ली मेनार्की हुई उसमें तरीके से बढ़ता है। उसके अलावा जितनी ज़्यादा नली पैरिटी चलेगी तो नली पैरिटी बहुत सारे
या फिर प्रेग्नेंट हुई है फीमेल, वो भी बहुत लेट प्रेग्नेंट हुई थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी से बहुत लेट आई हुई थी, 34-35 साल की उम्र में, तो उसके अंदर उसका भविष्य में उसके ब्रेस्ट कैंसर बंधन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल है काफ़ी ज़्यादा हद तक स्पाइक कर चुका होगा। ये तो ये तरीके ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने जो भी फैक्टर बढ़ाते हैं, क्योंकि इस तरीके से ईआर पीआर पॉजिटिव आते हैं, तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर जो पॉजिटिव जो होता है, इस तरीके से कैंसर होता है काफ़ी कॉमन। तो उसी कारण क्या है कि ईस्ट्रोजन का लेवल जितना ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा कैंसर की ग्रोथ होने की संभावना रहेगी। ये उसके अलावा बात करके चलें इस तरीके से हमारा हार्मोन रेगुलेशन थेरेपी हो गया ईस्ट्रोजन से। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं जेनेटिक फैक्टर भी रहते हैं इसको बढ़ाने वाले। इसमें हम 2 फैक्टर की बात 2 म्यूटेशन की बात करते हैं, BRCA1 और BRCA2, यही 2 याद रखने हैं आपको, और आपको फालतू म्यूटेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। BRCA2 जो होता है जैसे लेडीज फर्स्ट से साल वैसे थे, BRCA1 जो होता है इस तरीके से जुड़ा रहता है हमारे किससे, इस तरीके फीमेल से, और BRCA2 होता है वो जुड़ा रहता है हमारे इस तरीके से मेल से। ये मेल को हकीकत में लड़कियां जल्दी पसंद आने लग जाती हैं, मतलब इसका क्राइटेरिया नहीं है, मतलब एक तरीके से 13 साल, मतलब 13 क्रोमोसोम जो होता है उसमें BRCA2 रहता है, और 17वें क्रोमोसोम में एक तरीके से BRCA1 रहता है हमारा। ये पता होना चाहिए। हाई रिस्क कौन सा होगा, इस तरीके से जो फीमेल में इस तरीके ज़्यादा हाई रिस्क पे होती है इस तरीके से कैंसर डेवलप करने के लिए, तो इस तरीके से ये क्या है कि ये ज़्यादातर हाई रिस्क BRCA1 का आता है, उसमें ये क्या है ज़्यादातर पूरनली डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब यदि मेल्स में कैंसर होगा तो ज़्यादा बेनाइन कैंसर होने की संभावना होती है, और जो कि आसानी से निकाल दिया जाता है इस तरीके से उनके कहते आगे चलिए भविष्य में, और वो इतना तगड़ा फैक्टर बनता नहीं है, लेकिन फीमेल्स में ये काफ़ी बड़ा फैक्टर बन जाता है ये चीज़। तो BRCA1 BRCA2 इसके बारे में बातचीत करना। मॉलिकुलर कैंसरोलॉजी के बारे में बातचीत हम थोड़ा सा बाद में टाइम चाहिए, मेरे सेमेस्टर वगैरह हो जाएंगे, थोड़ा सा मैं अब फाइनल ईयर की सब्जेक्ट करना चाह रहा हूँ, मेरा भी रिवीजन होना जरूरी है, तो इसलिए कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी। हम जब वो इस तरीके से न्यू प्लाज्मा वाला चैप्टर था ना पैथोलॉजी का, वो हमने करा नहीं था, तो अपने पता ही चल रहा होगा इस तरीके से हम बीच में कर रहे हैं, तो पैथोलॉजी के सेकंड ईयर की या फार्माकोलॉजी का जैसे मैम निपटा रहे हैं, जैसे काफ़ी टाइम बाद निकाला मैंने डर्स ऑफ पार्किंसोनिज्म, तो ये चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा याद करना एडजस्ट वगैरह करना भी जरूरी है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी मास्टर बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना पड़ता है ये। तो इसमें एक तरीके आपको पता चलेगा इस तरीके से रिस्क फैक्टर के बारे में, और जो क्या पता होना चाहिए इस तरीके से, ये ज़्यादातर एडिनोकार्सिनोमा होता है। एडिनोकार्सिनोमा से क्या समझते हैं कि एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादा हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है, तो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या होता है, तो वेस्टर्न पॉपुलेशन होगी, हाई सोशियो स्टेटस है, और उसके अलावा हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो फैट कंजप्शन ज़्यादा करेंगे ना, कि मच्छी वच्छी खाते होंगे। हाँ, मच्छी की मांसाहारी से रिलेशन नहीं है सीधा, मैं ये कहने जा रहा भाई, हाई फैट इंटेक जो होता है वो काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर होता है हमारे एक तरीके से किसमें, हमारे ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। इसको मुझे एकदम वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा मिलता है, और ये हाई फैट इंटेक से जुड़ा रहता है। ये चीज़, और इसके अलावा ये याद रखिए हाई रिस्क में तो BRCA1 BRCA2 तो बताई थी मैंने, और ये चीज़ बताई थी कि इस तरीके से इसमें स्क्रीनिंग भी जल्दी करते हैं, यदि हम इसके निकल आए तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए हम MRI करते हैं, हालांकि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे ये चीज़। इसके लिए जो 2 मॉडल दिए जाते हैं इस तरीके से इसके, एक होता है गेल मॉडल और कैजुअल मॉडल। गेल मॉडल जो होता है इस तरीके से, वो इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना, गेल मॉडल का जो उपयोग होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, इसमें एन ए नाना याद रखना, नाना इसे एन से याद रखे थे, नंबर ऑफ बायोप्सी कितनी बायोप्सी हो चुकी है उसकी, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी तभी उससे करी थी ना, उसकी प्रीवियस ईयर कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी ब्रेस्ट के, बड़े ब्रेस्ट के अंदर नहीं था, लेकिन वो इस तरीके से उसको दर्शाती कि इसको भविष्य में नहीं की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है तो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जाएगा आगे चल के। ये से याद रखना, एज जिस पर इस तरीके से वो मैंने बताया था कि जितनी ज़्यादा एज होगी नली पेरिटी तक, उतना ज़्यादा कैंसर बढ़ता चला जाएगा ऐसे रिस्क का। तो एज एट नली एज ऑफ मेनार्की और एज ऑफ नली फर्स्ट लाइफ बर्थ जो होता है, ये जिस पे हमारी फर्स्ट बार प्रेगनेंट हुई थी, वो भी बड़ा रिस्क होता है। तो नाना में ए से समझ गए, तो एज ऑफ मेनार्की और एज इस पे फर्स्ट लाइफ बर्थ हुई थी। फिर एन से याद रखना इस तरीके से, हमारा इस तरीके से जो नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री जो रिलेशन जो होते हैं हमारे इस तरीके से, जिसके ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था, तो इस तरीके से क्राइटेरिया दिखा देते हैं, तो जेनेटिक क्राइटेरिया हो गया इसमें। इस तरीके से फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप मतलब इस तरीके से डिग्री कितनी थी, तो इस तरीके से या तो इस तरीके से मान के मम्मी पापा को था कैंसर, तो इस तरीके से उसमें संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मान के चल मम्मी पापा को नहीं था लेकिन नाना नानी को था, तो उसमें ही सेकेंड डिग्री में आ गए। ये नाना नानी को भी नहीं था, तो लेकिन उसके बाद जैसे चाचा था वगैरह का तो था, तो ये चीज़ है, तो इसलिए रिस्क फैक्टर उसकी डिग्री के रिलेशन के आधार पर बढ़ते चले जाते हैं।
जेनेटिक के आधार पर हुआ। उसके अलावा मैंने बताया थी नली पैरिटी कि जितनी लंबे समय तक रहेंगे, यानी इस तरीके से एज जिस पे तरीके से हमारा फर्स्ट लाइफ बर्थ हुआ था, बच्चे उसने जन्म दिया था, वो जितनी ज़्यादा होगी वो इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। और उसके अलावा एज जिसमें मेनार्की की एज जितनी ज़्यादा छोटी होगी, मेनार्की के केस में छोटी एज जाएगा, जितनी जल्दी मेनार्की आ जाएगा उसका केस में उतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। ये और नंबर ऑफ बायोप्सी ये चीज़ है कि इतनी बेस्ट के संबंधित दिक्कत कितनी कितनी आई थी उसको पहले। तो इतनी गिल मॉडल है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें कुछ भी पूछ सकता है पर्सनली मेरे साथ। तो ये चीज़ है, एमसीक्यू जरूर कर लेना इसके चैप्टर की, क्योंकि ये ज़्यादातर मेरे साथ यदि आप पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ पहले टॉपिक पढ़ रहे होंगे सिस्टमिक का। यदि आपने जनरल नहीं उठाई है तो पहले टॉपिक को ऐसा सर्जरी का, इसलिए यह चीज़ है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको टॉपिक को, क्योंकि पहला टॉपिक में उतना फोकस जाता नहीं है आदमी का, या फोकस जाता भी है तो मतलब हर चीज़ कवर नहीं कर पाता आदमी, तो इसलिए ये चीज़। और इसमें काफ़ी सारी बस लग रहा है कि पैथोलॉजी में ना काफ़ी चीज़ एक्स्ट्रा भी आती है, इसलिए। अब हमारा पैथोलॉजी वाला एक्सपर्ट बात करते हैं काफ़ी सारी, जो पैथोलॉजी वालों को याद रखना है इस तरीके से कैंसर के सब टाइप का। तो कैंसर के सब टाइप को एक तरीके से हम तो तरीके इसमें बात कर सकते हैं, एक तरीके से कि किस किस प्रकार का डिजीज का प्रोग्रेशन वर्क, और एक होता है हमारा मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन। हम पहले डिजीज के प्रोग्रेशन के आधार पर, जब मैं मॉलिकुलर की बात कर लेते हैं पहले, वो याद से करेगा। तो मॉलिकुलर में बात की जाए तो होता है लामा 1, लामा 1। लामा 1 क्या होता है, इस तरीके से ER रिसेप्टर पॉजिटिव होता है, PR रिसेप्टर पॉजिटिव होता है, लेकिन HER रिसेप्टर होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये लामा A टाइप के होते हैं। ये तरीके से हम प्योर जो पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सर्जरी में कोई नहीं पूछता है तो मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन का, दूसरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा उसके बारे में पूछता है ये। तो लामा ए और लामा मतलब लामा ए जो होता है उसमें तो ER पॉजिटिव होता है, PR पॉजिटिव होता है और HER नेगेटिव होता है, इसलिए डबल पॉजिटिव होता है। ये मोस्ट कॉमन वेरिएंट होता है हमारा इतनी जो कैंसर्स में मिलता है। काफ़ी इतने रॉबिस का हमने देखे क्यों, काफ़ी तरीके अंदर डिस्क्रिप्शन भी दे रखा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं सर्जरिकल एक्सपर्ट से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ इसको, और उसमें भी आज इतना ज़्यादा अंदर डिटेल से पूछा नहीं है कभी क्वेश्चन ये। इसके अलावा बात करें तो लैब 2 में जो आता है वो हमारा आता है ट्रिपल पॉजिटिव, जिसमें एक तरीके से हमारा ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव, ER HER HER2 न्यू याद रखना, HER2 ही दे रखा है और इसमें पता नहीं मैंने पढ़ा था जब उसमें HER2 दे रखा था, वैसे HER2 न्यू होता है पूरा नाम उसका, तो HER2 न्यू पॉजिटिव होता है। उसके अलावा याद करते रहे एक जो वेरिएंट होता है बेसल सेल वेरिएंट, उसमें क्या कि तीनों के तीनों नेगेटिव होते हैं। हमारा ER PR और HER2 न्यू दोनों तीनों के तीनों नेगेटिव रहते हैं। तो उसमें हम पहचान कैसे करते हैं, तो उसमें मिलता है हमको साइटोकाइनिन, हमको 5, 6 और 17 देखने को मिलता है एक तरीके से साइटोकाइनिन इसमें, तो इसके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं। उसके अलावा HER2 न्यू वाले का वेरिएंट अलग से होता है, जिसमें एक तरीके से पॉजिटिविटी रहती है। HER2 न्यू वेरिएंट के लिए बात की जाए तो ड्रग यूज़ की जाती है, उससे कहते हैं ट्रस्टुज़ुमाब कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन ड्रग है, वो यूज़ की जाती है। एक तरीके से देखो इस कैंसर स्पेसिफिक है HER2 न्यू पॉजिटिविटी के, और कोई रिसेप्टर है उसका पॉजिटिविटी नहीं आ रही। इस रिसेप्टर का जो रोल है एक तरीके से क्लासिफिकेशन करने या फिर डिजीज को बताने के लिए कोई भी 1% भी रोल नहीं है। इस तरीके से रिसेप्टर के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि इसे कौन कौन से जो ट्रीटमेंट जो हम देंगे वो फ़ायदेमंद होगी। पहली बात तो ये रिसेप्टर पता कैसे लगाते हैं, तो पहली बात ये इस रिसेप्टर को पता लगाने के लिए हमको बायोप्सी करनी पड़ती है, तभी हम पता लगा सकते हैं। और बाकी जो अल्ट्रासाउंड MRI में मत लिख देना ये, उससे हम पता नहीं लगा सकते इसको। उससे हम खाली ये पता लगा सकते हैं कि ये इनवेजिव कैंसर है कि ये एक तरीके से जो हम दूसरा क्लासिफिकेशन करें उसके बाद कर रहे हैं तब ये कर सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन जो होता है तरीके से बायोप्सी का हिसाब बताता है, और बायोप्सी ही की जाती है तेरी पैथोलॉजी में। तो पैथोलॉजी के एक्सपर्ट को ये वाला क्लासिफिकेशन जरूर आना चाहिए, क्योंकि बायोप्सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैथोलॉजी के केस में। तो उसमें ये चीज़ होता है, खाली स्ट्रक्चर देख के नहीं बताते कि तरीके से ये इसमें मैलिग्नेंसी है कि नहीं। हालांकि वो चीज़ तो कर ही सकते हैं, बोले ये चीज़ तो ऐसा तो है नहीं वो चीज़ नहीं मैलिग्नेंसी वगैरह का, लेकिन वो काम अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं। लेकिन ये इसका पॉजिटिविटी का हिसाब है खाली हम बायोप्सी से कर सकते हैं। इसलिए ये कहा ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको पता चलेगा कि इस तरीके से इसमें ये कौन कौन सा कैंसर है, लेकिन ये कि बायोप्सी में ही पता लगा सकते हैं कि पैथोलॉजी वाले को भेजना पड़ेगा, सर्जन का सामने रह सकता है कंटिन्यू। सर्जन को क्यों जानना जरूरी है, तो सर्जन को इसलिए जानना जरूरी है कि इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट का हिसाब लगा सकता है कि क्या क्या होता है। इसमें HER2 न्यू का बताया तो मैंने ट्रस्टुज़ुमाब हुई होती है, स्पेसिफिक ड्रग की यूज़ की जाती है एक तरीके से हमारे HER2 न्यू पॉजिटिविटी वाले कैंसर के लिए। एंटी कैंसर ड्रग का हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो तब मैं बातचीत करूँगा सारी की सारी ट्रस्टुज़ुमाब वगैरह कहाँ से आती है, हम इतने रिजिम यूज करते हैं तरीके से फाइफ्लोरोयूएसएल, एंथ्रासाइक्लिन, फिर एड्रीमाइसिन, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे रिजिम की। तो उसमें
मैं बात करूँगा काफ़ी सारे ड्रग वगैरह एंटी कैंसर ड्रग की बात करेंगे तो रीजन की तो बात कर लेंगे लेक्चरों में, लेकिन जो एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहाँ से मैकेनिज्म एक्शन वगैरह की बात से करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि वीकेंड में कैंसर का टॉपिक चल रहा है। हाँ, इसमें मैं बस थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करना चाह रहा था, एक जो हमारे सिस्टमिक सिस्टम में एक लेक्चर लेना चाह रहा था कैंसर का, बाकी के इसके बेसिक लेक्चर भी आएंगे एक तरीके से, थोड़ा सा बेसिक इस तरह की माइक्रो मॉलिकुलर लेवल पे क्या चल रहा है और एक तरीके से ड्रग का सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। क्योंकि वो फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी पता होनी चाहिए आपको। ये तो ये तरीके थोड़ा सर्जरिकल एक्सपर्ट ज़्यादा जाता है वो सर्जरिकल एक्सपर्ट में, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसलिए इसके सर्जरी का उपयोग खाली इसके ट्रीटमेंट को पहचानने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करिए। यदि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव रहता है तो हम खाली बस हार्मोनल ड्रग का यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, जैसे एरोमेटेज इनहिबिटर, उसके अलावा एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वगैरह जो होते हैं हमारे इस तरीके से उसको पढ़ते हैं, इस तरीके से वो उसमें यूज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में। ये हुआ। तो हम आते हैं स्टार्ट करते हैं अलग एक तरीके मतलब इसे दूसरा क्लासिफिकेशन इसका, जिसमें एक तरीके से हम इन्वेजिविटी एक तरीके से प्रोग्रेशन के आधार पर बातचीत करेंगे। प्रोग्रेशन के आधार पर किस प्रकार क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इस तरीके से, या तो वो इंस्टीट्यूट कार्सिनोमा हो वो, या फिर दूसरा हुआ हमारा इन्वेजिव कार्सिनोमा, और तीसरा जो WHO के आधार पर जोड़ दिया जाता है वो आता है पैकेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। पैकेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है यदि आप सेकंड ईयर में थर्ड फाइनल ईयर में नहीं पूछेगा, छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है और उसमें बड़ा क्वेश्चन ये आने की इतनी संभावना होती है, छोटे क्वेश्चन को हाल वो नोटिस करता ही नहीं है। तो पैकेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें मैं बता दूँ तो खाली बस एडिमा डेवलप हो जाता है इस तरीके से निप्पल के नीचे, और कुछ हमारा देखने को मिलता नहीं है। ये चीज़ है खाली बस एडिमा डेवलप होना चाहिए, अंतर पता होना चाहिए स्यूडो ऑरेंज और इसमें क्या अंतर है। स्यूडो ऑरेंज में निप्पल को इन्वॉल्व नहीं करता, इसमें इस तरीके से निप्पल को इन्वॉल्व कर देता है, निप्पल के नीचे नीचे पूरा एक तरीके से निप्पल को इन्वॉल्व करते हुए एडिमा डेवलप हो जाता है। ये तो ये क्या होता है हमारा एक तरीके से हमारा पैकेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। ये अब इसमें बातचीत कर रहे हैं इस तरीके से किस पे हम बच्चे कुछ दो क्लासिफिकेशन पे, एक होता है हमारा इंस्टीट्यूट कार्सिनोमा, एक होता है हमारा इन्वेजिव कार्सिनोमा। इंस्टीट्यूट कार्सिनोमा को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट और एक होता है हमारा इस तरीके से लोबुलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट। डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट जो की बात करी चलती है ये मेल और फीमेल दोनों में मिल सकता है, यानी कि इस तरीके से अभी मेल में आपको ब्रेस्ट का करना को मेलिनेसी पे जाता नहीं है, वो ज़्यादा इस पे रहता है बेराइन कंडीशन, तो उसमें कौन से मिलता है डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। यदि आपने मेल कोई डायग्नोसिस किया है उसमें एक तरीके दिक्कत आ रही है ब्रेस्ट आपको कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फीमेल में काफ़ी सारे तरीके के कैंसर हो सकते हैं, उसमें लोबुलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट में बात करके चले तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसके दो वेरिएंट होते हैं हमारे एक तरीके से, तो लो ग्रेड हुआ और एक तरीके से हाई ग्रेड वेरिएंट हुआ। तो लो ग्रेड में एक तरीके से पेपिलरी आते हैं, पेपिलरी माइक्रो पेपिलरी, और उसके अलावा क्रेवरीफॉर्म आते हैं इस तरीके से, और उसमें क्या आता है इस तरीके से, उसमें आता है कॉन्ड्रोकार्सिनोमा आता है, और उसके अलावा आता है सॉलिड कार्सिनोमा आता है, सॉलिड कॉन्ड्रोकार्सिनोमा, और इसमें आता है पेपिलरी माइक्रोपेपी। इसमें याद रखने की इतना ज़्यादा जरूरत है नहीं है, तो आपसे याद रखना होता है वॉन न्यास स्कोरिंग सिस्टम याद रखना है इस तरीके से। वॉन न्यास स्कोरिंग सिस्टम किसके लिए यूज़ करते हैं, वॉन न्यास स्कोरिंग सिस्टम इसके लिए यूज़ करते हैं इस तरीके से कि ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट पता करने के लिए कि कौन सा ट्रीटमेंट हम यूज़ करेंगे। इससे हम इसकी ग्रेड को डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, लो ग्रेड हाई ग्रेड, और इस तरीके से वो कहते हैं हाई ग्रेड लो ग्रेड और मीडियम ग्रेड में। तो एक तरीके से लो ग्रेड किस में कहेंगे इस तरीके से स्कोर हमारा 10 से कम ज़्यादा आ रहा हो, ये 10 से ज़्यादा आ रहा हो इसका। और यदि हमारा मीडियम किसको कहेंगे, यदि एक तरीके से स्कोर क्या है इसका, मतलब एक तरीके से आपको इसको सिस्टम में लगाने में इसमें 3 इजाज़ से इसका स्कोर यदि इसके 4 से 6 के बीच में आ रहा हो, मान के चलो बात करिए, यदि 4 से 6 के बीच में आ रहा हो तो हम इस तरीके से इसमें लो में डिवाइड करेंगे। यदि इस तरीके से 6 से इस तरीके से 6 से पहले 7 से 9 के बीच में आ रहा हो तो इस तरीके से हम इसको मॉडरेट में डालेंगे, और 10 से 12 के बीच में आ रहा हो तो इसलिए इसको हाई ग्रेड में डालेंगे। ये तो स्कोरिंग सिस्टम होता है, क्या पता नहीं चाहिए स्कोरिंग सिस्टम का नाम पता नहीं, वॉन न्यास स्कोरिंग सिस्टम है। इसका कंपोनेंट पता होना चाहिए, कंपोनेंट पूछता ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, मात्रा पाच करेगा नहीं। कंपोनेंट में याद रखना माइक्रो कैल्सिफिकेशन पता होना चाहिए, ए साइज पता होना चाहिए, इधर बेरेन ट्यूमर का मार्जिन कितना है, और उसके अलावा उसकी एज मतलब इतनी मार्जिन कितना है तरीके से वो पता नहीं, साइज कितना ये पता होना चाहिए, और उसके अलावा उसकी ग्रेड कितनी आ रही है तरीके से वो पता होना चाहिए। और जैसे मैंने लो ग्रेड और हाई ग्रेड बताई थी, तो इसका भी अपने में महत्व है कि लो ग्रेड है कि हाई ग्रेड है। तो लो ग्रेड हुआ तो उसमें हम इतनी स्कोरिंग को ज़्यादा कम करेंगे, उसमें हाई ग्रेड में ज़्यादा करेंगे। तो ग्रेड पता होनी चाहिए और उसके अलावा उसकी एज पता होनी चाहिए, यदि एज ज़्यादा हो तो इस तरीके से
भले एज यदि एक तरीके से कम हो, इसमें याद रखना उल्टा हिसाब रहता है, एज यदि कम हो तो उसमें एक तरीके से संभावना ज़्यादा रहती है, मतलब तेरी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी एज में सिंपल बात है हैवी ट्रीटमेंट का ही देंगे ना, मतलब हैवी ट्रीटमेंट देना है हमको लो एज में देंगे, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना, ये इसको नहीं दर्शाता कभी भी कि एक तरीके से हम आगे कैंसर कितनी सीवियर कंडीशन में, ये कभी भी नहीं दर्शाता। ये स्कोर है 1 स्कोर जो होता है एक तरीके से ये दर्शाता है हमारा कि इस तरीके से ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब मान के चलो ज़्यादा एज का आदमी होगा तो उसमें हम इतनी लंबे चौड़ा ट्रीटमेंट की नहीं करेंगे ना, तो छोटा मोटा ट्रीटमेंट ही करेंगे, चाहे भले ही आगे चल के उसके रिकरेंस की संभावना हो, क्योंकि रिकरेंस के नाम में कितना हो जाएगा, आदमी 10-12 साल बाद रिकरेंस हो जाएगा, और हमने 70-80 साल का तो भी है, 10-12 साल तो कहीं क्रिएट होगा तो और भी वाली क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ तो उसमें हम रिकरेंस में चर्चा नहीं करते, इसलिए उसमें हम थोड़े सिंपल ट्रीटमेंट हम यूज़ करेंगे, तो लिम्फ नोड वगैरह निकालने का मतलब ज़्यादा करेंगे नहीं कि भाई 10-5 साल और जीतना है तो ढंग से ही जीत ले, तो इसका ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करवाएं इसके, या तो इसलिए रिक्वायरमेंट को बताते हैं। इसलिए एज का क्राइटेरिया जरूर याद रखना, एज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इसमें ग्रेड नीचे जाएगी। इसमें ग्रेड के नाम पे हमने मतलब इसी स्कोर उतना नीचे जाएगा, और इस तरीके से उसमें जो है एक तरीके से जो उसमें मैंने बताया था लो ग्रेड और हाई ग्रेड होता है, मैंने जो पहले दो स्कोर होता है उसमें लो ग्रेड आता है, और उसमें जो तीसरी होती है उसमें हाई ग्रेड वाला आता है। मार्जिन के बारे में बातचीत करें तो जितनी लंबी मार्जिन होगी उतना ज़्यादा इस तरीके से स्कोर कम रहेगा हमारा, क्यों रहेगा ऐसे स्कोर, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी मार्जिन रहेगी इसका मतलब कि वो एक बड़ा ट्यूमर है ना, फिक्स है एक तरीके से, तो हम एक तरीके से उसको एक बार में निकाल सकते हैं, और उसमें एक तरीके से यदि छोटे छोटे हुए तो इस तरीके से उसमें ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, तो इसलिए उसको हमको हैवी ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, काफ़ी सारे एक तरीके से ट्यूमर निकालने, तो इसलिए जितना ज़्यादा मार्जिन बड़ा होगा उसने का मतलब है कि एक तरीके से वो वेल डिफ्रेंशिएटेड हो गया है, और हमें कुछ खास अंदर झाँक के करने की, कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। साइज मान के चले, साइज इस तरीके से इसमें पता चले, साइज के सीधे सिस्टम जाता है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा उसमें हाई ग्रेड जाएगी। ये ठीक है, अब इतना याद नहीं। माड़ी का मतलब कि उभार कितना लगा है, काफ़ी सारा तक ऊपर तक उभार निकले, तो इस तरीके से आपको सीधे उसको काट के निकालना आसान है ना, उसको सीधे ऊपर ही निकल गया सारा सारा मटेरियल, यदि मान लिया अंदर घुसा हुआ है तो उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट मॉडलिटी को अपनाता है कि किसमें ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से हम छोटे लेवल का देंगे, किसमें हम ज़्यादा लेवल का ट्रीटमेंट देंगे, बस स्कोर सिस्टम में कंपोनेंट बताना चाहिए मेन आपको, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे, हम एज यूज कर रहे थे कैटेगरी के रूप में, एक जो हम यूज़ कर रहे थे मार्जिन है ट्यूमर का, साइज है ट्यूमर का, एक मार्कर क्लासिफिकेशन के भी क्राइटेरिया यूज़ कर लेते हैं, और उसके अलावा हम यूज़ करते हैं तरीके से किसकी ग्रेड की, कि लो ग्रेड है कि हाई ग्रेड है। ये तो इस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारे लो ग्रेड हाई ग्रेड सब टाइप के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से लो ग्रेड में कौन से आते हैं हमारे, एक तरीके से हमारा पेपिलरी, माइक्रो पेपिलरी, और उसमें आते हैं सिस्टोइड और कोमेडो कार्सिनोमा, और इधर सॉलिड वाला जो वेरिएंट आता है वो हाई ग्रेड में आता है। ये चीज़ है। अब इनमें बातें जो है ना, और फर्दर बात करें चले तो इसमें इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या रहती है, तो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस जरूर याद रखना, जितनी भी कोई भी ब्रेस्ट कैंसर आएगा इन्वेस्टिगेशन में सीधा आंसर जाएगा उसका, इस तरीके से हमारा बायोप्सी। स्क्रीनिंग ऑफ चॉइस पूछ सकता है, यदि हाई ग्रेड हाई यदि रिस्की है तो हम MRI करेंगे, नहीं तो हम ज़्यादातर केस में हम प्रेफरेंस देंगे मेमोग्राफी को। ये चीज़ है। और जो क्या कर सकते हैं इस तरीके से, यदि आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से मोस्ट सेंसिटिविटी क्या होती है, कोई सेंसिटिविटी हम किसके लिए स्क्रीनिंग के लिए, तो मोस्ट सेंसिटिविटी इन्वेस्टिगेशन कौन सी जाएगी, इस तरीके से हमारी MRI आएगी, और मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी करते हैं, हम मेमोग्राफी करते हैं। ये याद है। खुजली हो रखी है, इससे जा। हाँ ठीक है, मुझको ओनली मेमोग्राफी यूज करते हैं। इसमें मेमोग्राफी में हम क्या देखते हैं, एक तरीके से हम माइक्रो कैल्सिफिकेशन देखते हैं। ये ध्यान रखना, माइक्रो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है हमको मेमोग्राफी में। ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट हमको बताएं, या तो हम लंपेक्टमी भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, यदि छोटे लेवल का हो, खाली मतलब सीधे तो निडल एस्पिरेशन कर देंगे यदि छोटे लेवल का हो, यदि नॉन पाल्पेबल है, यदि हमारा प्रॉपर पाल्पेबल दिख रहा है तो लंपेक्टमी कर देंगे। इसमें आते हैं ब्रेस्ट कन्वर्जेशन चल रही है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह करेंगे अलग से लेक्चर जिसका। और जो हमारी आ सकती है और चीज़ है कि हमको रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, ज़्यादा हाई ग्रेड पर जा रहा है पेशेंट हमारा, या वेसेक्टोमी भी यूज कर सकते हैं। ये मेरा आपस में ज़्यादा इंटर रिलेशन बहुत ज़्यादा इनका,
हालांकि मैसेक्टोमी मेरे साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नोडल्स वगैरह निकालने का मतलब जो ब्रेन कैंसर ही, लेकिन कुछ चीज़ें यदि कुछ कंडीशन में हो सकता है उनको मैसेक्टोमी यूज़ करनी पड़ जाए, तो इसलिए उसके लिए भी तैयार रहना। ये बाकी कि लंपेक्टमी सही आंसर है, उसको याद रखना। लंपेक्टमी या फिर थोड़ा रेडियोथेरेपी जनरलाइज लेवल पे डेवलप हो गया है। इसमें खुजली ज़्यादा हो रही है। फिर दूसरी आती है हमारी तरीके से लोबुलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट। लोबुलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट में क्या याद रखना है, लोब्यूल्स में होता है और ये खाली फीमेल्स पर डेवलप होता है। इसमें जो आपसे पैथोलॉजी पूछा जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन फाइल पैटर्न मिलता है इसमें, किसमें, लोबुलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट में। और ये किसके कारण होता है, ये हमारे ई अधेरियन जो होते हैं, चाहे इन्वेसिव बात करें चले या फिर इसमें डक्टल बात करते हैं, ई अधेरियन जो होता है उसके म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको, ये पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, प्रॉपर कोर पैथोलॉजी सर्जरी में कोई नहीं पूछता, ना इंडियन फाइल पैटर्न पूछा, ना ई अधेरियन के बारे में पूछ रहा है, तो उसके बारे में ये चीज़ है, ई अधेरियन म्यूटेशन जो होता है वो इसमें देखने को मिल जाता है, किसमें, इस तरीके से हमारा ये लोबुलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट में। ये समझ गए आप। इसमें जो आपको याद रखना, कैल्सिफिकेशन के नाम पे मेमोग्राफी में को नाइबरहुड कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा हमारा टेमोक्सिफिलिन और रेलॉक्सिफिलिन यूज कर लेते हैं, या फिर हम प्रोफाइलेटिव मैसेक्टोमी भी कर सकते हैं इस तरीके से। और मैसेक्टोमी हम प्रोफाइलेटिव ही करेंगे, क्योंकि इस तरीके से इसमें नहीं जाता है ना, ये बिनाइन कैंसर तभी तो है। हाँ, ये कि इसमें रिस्क जरूर रहता है इन दोनों के डॉक्टर में। उसमें यदि आप मैसेक्टोमी कहा भी जाए तरीके करने के, तो हमेशा प्रोफाइलेटिव मैसेक्टोमी करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कभी मैसेक्टोमी नहीं रहेगा। मैं कहने का मतलब ये। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो इन्वेसिव कार्सिनोमा और ब्रेस्ट है, क्योंकि वही मेन टॉपिक है। ये तो हमारे छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन देते, ट्रीटमेंट सब कुछ करा ली। जो हमारा आता है हमारा इन्वेसिव कार्सिनोमा, तो इस तरीके से मैं याद रखना किस में डेवलप होता है, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा संभावना होती है हमारे डेवलपमेंट होने की, इसके किसके, ब्रेस्ट कैंसर की। कहाँ डेवलप होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। ये गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, चक्कर पड़ जाता है। तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा संभावना बनती है इसके ब्रेस्ट कैंसर की डेवलप होने की। इसलिए सब टाइप होती है, सब टाइप में याद रखना कौन सी होते हुए हमारा इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट होता है और सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है हमारा इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है, एक तरीके से वो आता है हमारे इस तरीके से पेपिलरी कार्सिनोमा। बेस्ट का प्रोग्नोसिस होता है हमारे इस तरीके से ट्यूबुलर कार्सिनोमा का। हाँ, लीस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा पेपिलरी वाला होता है। और मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमारा रहता है इस तरीके से डक्टल कार्सिनोमा। ये अब याद रखना इस प्रकार, मोस्ट कॉमन डक्टल कार्सिनोमा, लीस्ट को मोस्ट कॉमन डक्टल कार्सिनोमा, लीस्ट कॉमन पेपिलरी कार्सिनोमा। मोस्ट मैलिग्नेंट कार्सिनोमा कौन सा हुआ, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। और मोस्ट मतलब लीस्ट मैलिग्नेंट कौन सा हुआ इस तरीके से, या फिर बेस्ट प्रोग्नोसिस वोस्ट प्रोग्नोसिस जोड़ देना, बेस्ट प्रोग्नोसिस वाला कौन सा होगा हमारे ट्यूबुलर कार्सिनोमा। एक दूसरा और याद रखना, इधर म्यूसिनस कार्सिनोमा होगा, इसमें इधर म्यूसिन का सिक्रेशन देखने को मिलेगा हमारा ये, ठीक है। इसमें जो आपको याद रखना है इस तरीके से स्प्रेड को हिस्टोलॉजी का सबटा क्या होता है, तो मैंने बताया एडिनोकार्सिनोमा होता है, सबटा आपसे पूछा तो एडिनोकार्सिनोमा होता है, तो उसमें रिस्पेक्टर आप बताएं चर्चा करने रिस्पेक्टर आइसोसेलिक स्टेटस मिलेगा। इसमें कॉमन रूट क्या रहता है लिम्फ स्प्रेड का, तो लिम्फेटिक्स रहता है, जिससे कण खाया जाता है। ये हमारे इस तरीके से बोन्स में, तो ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन साइड ऑफ इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की मेटास्टेसिस की हमारे बोन याद रखना इस तरीके से। हाँ, यदि इसमें एक हेमेटोजीनियस स्प्रेड भी होता है, तो दोनों चीज़ देखने को मिलती है। तो हेमेटोजीनियस स्प्रेड से किसमें देखने में, हाँ उसमें बोन्स में याद रखना, लंबर वर्टिब्रा हुए वह फीमर है और फिर थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये चीज़ ध्यान रखना। लंबर वर्टिब्रा मोस्ट कॉमन है, उसका फीमर है, बड़ी तरह से नीचे का रीजन जाता है ना, लंबर वर्टिब्रा फीमर, फिर उसके बाद तब वर्टिब्रा चली रही है, थोरेसिक वर्टिब्रा आ जाते हैं। ये हमारा ये थोड़ा तो क्रम वगैरह याद रखने जरूरी है, क्योंकि काफ़ी बार वो एमसीक्यू वगैरह इन चीज़ों पर उठाते हैं। बड़े क्वेश्चन में आप तो ये देखें या नहीं लेकिन कोई पूछ नहीं रहा इनको, लेकिन ये कि छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ता है इनको। अब हम हेमेटोजीनियस स्प्रेड की बात करते हैं, तो इस तरीके से वेव्स के द्वारा प्रेशर करता है प्रोटॉन प्लेसेस, यानी कि तरीके से पीछे की साइड विन में पहुंच गया, इस तरीके ड्यूरावीन में पहुंच गया, ड्यूरावीन से इस तरीके से हमारा इस तरीके से किसमें पहुंच गया, लेप्टोमेनिंजी, और लेप्टोमेनिंजी से कहाँ पहुंच जाता है हमारे ब्रेन में।
ये इसमें ये जो ध्यान यदि मोस्ट कॉमन प्राइमरी ऑफ लेप्टोमेनिंजिस पूछे तो आपको ऐसा जाता है ब्रेस्ट इंडा यानी ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, जिसके कारण लेप्टोमेनिंजियल कार्सिनोमा वो देखने को मिल जाता है। लेकिन ब्रेन कैंसर जो होता है वो और फैक्टर के द्वारा भी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आपको मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर ब्रेस्ट ब्रेन कैंसर याद कर, ब्रेन कैंसर सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है तो लंग कैंसर के कारण होता है। ये क्वेश्चन शायद मेरे पैथोलॉजी में आया था, ये पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट से भी याद रखना, इंटर रिलेशन है काफ़ी सारा पैथोलॉजी का। तो ये लंग कैंसर के लिए ब्रेन कैंसर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन किसके द्वारा डेवलप होता है तो आता है लंग कैंसर। ये मतलब इतनी आपने करे पैथोलॉजी इतनी अच्छे से करी होगी तो मज़ा आया आपको एक ही कैंसर सर्जरी में, क्योंकि काफ़ी बार चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। यदि आपने अच्छे से करी तभी आपको मज़ा आएगा, वरना वैसे मज़ा नहीं आएगा, वैसे सजा हो जाएगी ये। तो अब हम बात करते हैं एक तरीके से क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकल फीचर की चर्चा करी नहीं हमने। क्लिनिकल फीचर में जो आते हैं हमको एक तरीके से ब्रेस्ट लंप में देखने को मिल जाते हैं। मुझको मना को सीधे क्या है कि तरीके हार्डनिंग हो रही है कि स्किन की लंप सा देखने को मिल रहा है इस तरीके से, तो वो सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसमें तो हम एनालिसिस करेंगे। बाकी और प्रेजेंटेशन क्या सकता है इस तरीके से एसिमेट्री मिला है, हमने दोनों ब्रेस्ट देखे, लेकिन ये ब्रेस्ट कुछ अलग है, ये ब्रेस्ट कुछ अलग है। हमारा एक ब्रेस्ट स्किन है वो फिक्सिटी फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे चूचू के देखें तो स्पेन फेस्टिवल नहीं है उधर, इस तरीके से फ्लैसिटी नहीं फिक्सिटी सी आ गई है इसमें ये। और इसके अलावा आपका देखा है तो वैसे भी सिम्टम भी याद रख सकते हैं इस तरीके से स्यूडो ऑरेंज अपीयरेंस। स्यूडो ऑरेंज अपीयरेंस किसके कारण डेवलप होती है इस तरीके से लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन होता है हमारे कैंसर का, जिसके कारण का एडिमा डेवलप हो जाता है हमारे इस तरीके से क्यूटेनियस स्किन पे। ये चीज़ ध्यान का स्किन पे ही होगा, हमारे डिम्पल पे इन्वॉल्व नहीं होगा ये। और उसके अलावा क्या स्किन डिप्रेशन देखने को मिलता है, डिम्पलिंग भी कह देते हैं ये तरीके से। ये हमारे हो गए क्लिनिकल फीचर हो गए इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के। मैं मोस्ट लंबे क्लिनिकल फीचर एक ऐसा सारा है इस पर तो आपको बड़े क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखना, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादातर वो दे देगा तो उसको भी कभी मत लिख के आ जाना। हालांकि डायग्नोसिस में हम जब ट्रिपल असेसमेंट करते हैं क्लिनिकल फीचर भी देते हैं इस तरीके से। और उसके अलावा हम देखते हैं जैसे रेडियोलॉजी का डायग्नोसिस भी करते हैं, और इस तरीके से हम मौलिक जो इस तरीके से बायोप्सी वाला डायग्नोसिस होता है क्या कहते हैं उसके तरीके से एफएनएसी या बायोप्सी होती है इस तरीके से टिश्यू सैम्पलिंग जो कहते हैं वो भी लेते हैं। तो इसलिए इसमें क्लिनिकल फीचर को कभी डालो डायग्नोसिस में, क्योंकि वो एक तरीके से कुछ ना कुछ केस बना के देगा। इसमें एक तरीके 2 या 3 सिम्टम को डाल ही देगा, और 2 या 3 सिम्टम यदि उसमें डाल ही दे तो अब एक्स्ट्रा तो कहीं लिखोगे इससे ये है। इसलिए वैसे खाली नाम के कार्य रहता है ट्रिपल असेसमेंट में क्लिनिक फीचर, तो खासकर जो कुछ ना कुछ कंप्लेन होती है वो लेके आती है, और जो हम उसको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। कोई भी मेरे ब्रेस्ट में कुछ नहीं है उसको, उसमें क्या है हमने खाना पीना क्या खाया लेटिंग पिसा के इसका मतलब इसका कुछ खास रोल नहीं है ना, मतलब ब्रेस्ट कैंसर तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। रही कोकोसिया वगैरह का वो सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बात ऊपर चली जाती है तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें तो काफ़र आप बस खाली अपीयरेंस से पता लगा सकते हैं, फिर उसको भी महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। आपको रेडियोलॉजिकल मेमोग्राफी तो करनी पड़ती है या फिर बायोप्सी तो करनी पड़ती है, तो वो लेके ही आगे प्रेजेंटेशन लगा वैसी। तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं सबसे पहले पता होना चाहिए, वो आती है हमारी मेमोग्राफी। सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन आती है मेमोग्राफी। क्या करते हैं हम देखते हैं एनुअली, ये मेन इन्वेस्टिगेशन है हमारी। ये 40 साल में हम एनुअली मेमोग्राफी इसके रिकमेंडेड करते हैं कि 40 साल के बाद तो लगातार हर साल एक ना एक बार तो मेमोग्राफी कराई जाएगी। यदि मान लीजिए हाई रिस्क है तो हाई रिस्क में मान लीजिए BRCA2 वगैरह वाले म्यूटेशन में BRCA म्यूटेशन में मिल रहा है, तो इस तरीके से हम क्या उसका इस तरीके से ये कह देते हैं कि तुम भैया पहले ही स्टार्ट कर दो। 25 साल से पहले स्टार्ट 25 साल में स्टार्ट कराते हैं। ये मेमोग्राफी की बात करी जाती है तो 35 साल से नहीं तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कम से कम 35 साल की उम्र तो होनी चाहिए ना। हाँ यूजुअली 40 साल से ऊपर है, 40-45 साल से ऊपर कर रहे हैं, लेकिन 35 साल से ऊपर की उम्र तो होनी चाहिए ना। लेकिन यदि वो नहीं है BRCA2 म्यूटेशन है तो हम पहले ही कर देते हैं, लेकिन यदि वो नहीं है तो हम एक तरीके से MRI पे फोकस करते हैं, हम MRI करते हैं। इसलिए ये याद रखना हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी होती है उसकी इसके हाई रिस्क जो केस जो होते हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए हम MRI यूज़ करते हैं, क्योंकि हम मेमोग्राफी यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि मेमोग्राफी MRI है वो बढ़िया जाती है, हालांकि मोस्ट सेंसिटिविटी होती है, लेकिन इसका जो मेन रोल होता है इस तरीके से स्टेजिंग वगैरह के लिए होता है, या फिर इस तरीके से ट्रीटमेंट मॉडलिटी के लिए जो होता है तरीके फ्लैप पैक वगैरह जो होते हैं फ्लैप नेक्रोसिस वगैरह पहचानने के लिए ये चीज़ है। मैंने जो मोनोथेरेपी करी थी उसको पहचानने के लिए होता है, लेकिन इसका जो मेन जो उसका यूज़ हो रहा है वो हाई रिस्क फैक्टर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उससे छोटी एज में हम मेमोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए हम MRI यूज़ कर रहे हैं। बाकी कोई रोल नहीं है। बाकी की इसमें जो यदि मान लीजिए कोई नॉर्मल केस हो, मान लीजिए MRI नहीं कर रहे लेकिन उसको करवानी है, जल्दी पहुँच गया हमारा कि अभी हमें तो करने 35 साल तक हमें, तो हम अल्ट्रासाउंड उपयोग कर लेते हैं USG से पीछे। तो यदि काफ़ी बार अंदर पूछा जाता है USG मेमोग्राफी के अंदर है
खाली बस ये अंतर रहता है कि यूएसजी होती है वो 35 साल तक कम की जाती है, 35 साल से ऊपर जो होती है हमारे उसमें मेमोग्राफी कर सकते हैं। हालांकि यूजुअली हम 40 साल से ऊपर ही रिकमेंड करते हैं मेमोग्राफी कराने के लिए। ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए। एमआरआई कहाँ यूज़ कर रहे थे, तो दो सिस्टम जगह से यूज़ कर रहे हैं। ये तो एमआरआई यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से हमारा ब्रेस्ट इम्प्लांट को पता करने के लिए करते हैं एक तरीके से, और इसके अलावा क्या होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पता करने के लिए करते हैं। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब यदि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाई रिस्क यदि केस है एक तरीके से उसमें हम एमआरआई करेंगे, या फिर इधर ब्रेस्ट इम्प्लांट वगैरह हुए तब हम एक तरीके से उसमें हम एमआरआई करते हैं। ये दो जगह इसका रोल रहता है हमारे एमआरआई का। अल्ट्रासाउंड करो 35 साल से कम पे रहता है इस तरीके से। यदि उसके लंप बिल्डअप बन गया है तो यदि सीधा बायोप्सी में नहीं जाना चाह रहा तो इस तरीके से हम उसको इसमें करेंगे। ये चीज़ है। और कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मेन जो आपसे पूछता है एक तरीके से मेमोग्राफी फंड नहीं पूछता है। यदि आपसे डिस्कशन को कोई इन्वेस्टिगेशन पूछेगा तो आपसे मेमोग्राफी ही पूछेगा और कोई इन्वेस्टिगेशन आपसे नहीं पूछने वाला। तो मेमोग्राफी में वो पूछ सकता है आपसे किस तरीके से ये बेनाइन कंडीशन है कि वो मैलिग्नेंट कंडीशन, ये कैसे पहचानी होगी। बायोप्सी पे तो आसानी पहचान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कैसे पहचानी होगी बायोप्सी, तो मामला पैथोलॉजी वाले पे चलाया था, उस पर आपको तो कोई नहीं पूछा कि माइक्रोस्कोप भी चले आप कैसे पहचान सकते हो। माइक्रोस्कोप वाला जो है मामला वो माइक्रोस्कोप यूज़ करने वाले पहचानते हैं, हम यूज़ नहीं करते आप सर्जन है तो उसमें जो मामला जाता है वो अल्ट्रासाउंड में पहचानते हैं। हालांकि ये भी रेडियोलॉजी पे जाएगा इस तरीके से आप कहते हो, लेकिन इतनी तो पता होनी चाहिए ना फाइनल ईयर में तो कौन सा कौन रेडियोलॉजी का ज्ञान रखना चाहिए। तो उसमें ये चीज़ है तो उसमें माइक्रो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं, उसमें मैक्रो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं। एक तो माने माइक्रो कैल्सिफिकेशन है और एक उसमें मैक्रो कैल्सिफिकेशन है। माइक्रो कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है मैलिग्नेंट केस में, मैक्रो कैल्सिफिकेशन बेनाइन केस में। मार्जिन कैसे होंगे इस तरीके से, रेगुलर मार्जिन होंगे इस तरीके से। इसके कैसे होगा हमारे रेगुलर मार्जिन होंगे। ये कैसा होगा हमारा होमोजीनस होगा बेनाइन वाला, और वो कैसा होगा हमारा हेटेरोजीनस होगा। और ये याद रखना इस तरीके से, इसमें इस तरीके से हमारा हाईली डेंस होगा हमारा कौन सा मैलिग्नेंट, और वो होगा हमारा इधर लो डेंस ये और उसमें क्या जाएगा हमारा वाइड होलो जाएगा मैलिग्नेंट में, और ये जाएगा हमारा इधर थिन हेलो। इसमें आपको और सिम्टम देखने को मिलेंगे फीचर के नाम पे, जैसे इस तरीके से आपको ब्रेस्ट में निप्पल रिट्रैक्शन देखने मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, उसमें खाली लंप देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको स्किन थिकनिंग, उसके अलावा क्या कहते हैं आपको इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वगैरह याद रखनी जो होती है। मेन आपको याद रखने के तो माइक्रो कैल्सिफिकेशन मैक्रो कैल्सिफिकेशन ये याद रखना है। ये याद रखना है आपको वेल डिफिशिएटेड इरेगुलर, मतलब इस तरीके से वेल में रेगुलर बॉर्डर वगैरह वाला किसमें मिलेगा इस तरीके से हमको बेनाइन में, और इरेगुलर बॉर्डर किसमें मिलेगा आपको मैलिग्नेंट में। उसके अलावा क्या कहना है वाइड होलो किसमें देखने को मिलता है आपको मैलिग्नेंट में, और थिन होलो किसमें देखने को मिलता है बेनाइन में। और क्या याद करके लो डेंसिटी किसमें मिलेगी बेनाइन, बाकी सारी चीज़ लो है, मतलब लो डेंसिटी थिन हेलो किसमें मिलने को बेनाइन में देखने को मिल रहा है, और उसमें आपको हाई डेंसिटी और क्या कहते हैं एक तरीके से हाई डेंसिटी और क्या मतलब वेल में वाइड होलो किसमें देखने को मिल रहा है आपको मैलिग्नेंट कार्सिनोमा में देखने को मिल रहा है। ये होमोजीनियस रहेगा, उसमें हेटेरोजीनियस है एक तरीके से, बट वेल डिफरेंशिएटेड का सब लगा सकते हैं। वेल डिफरेंशिएट तो होमोजीनियस होगा, ये हेटेरोजीनियस होगा। या 4-5 अंतर आपसे पूछ सकता है इस तरीके से, यदि 1-2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो तैयार रहे तो काफ़ी हो सकता है कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन में छोटा भी क्वेश्चन ये बना के दे रखा हो कि तरीके से मेमोग्राफी के एक्सप्लेन करिए, खाली इन्वेस्टिगेशन देख लेते और इन्वेस्टिगेशन तो बड़ा नहीं सकते, ये चीज़ है। तो ऐसे रहे ये चीज़ आने इसका जो मेमोग्राफी हमने कर ली तो उसका उपयोग क्या है, ये यदि मेमोग्राफी में उपयोग कर ले तो ये पता लगा सकता है कि मेन जो उसका जो रोल है वो इस तरीके से पता लगाना कि मैलिग्नेंट केस है कि इस तरीके से हमारा ये उसका केस है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि कौन सा वेरिएंट है। वेरिएंट का हिसाब लगाने की बात करने गई थी, जो क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं इस तरीके से पैथोलॉजी के लिए पढ़ते हैं, पैथोलॉजी ही बताएगी कि कौन सा वेरिएंट है। बस हमें मतलब ये है कि इस तरीके से बनाएंगे कि ये बिस्के है, उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा बायोप्सी में हम ये चीज़ ले लेते हैं, जैसे मैं बता करते हैं बायोप्सी की बातचीत कर लेते हैं। बायोप्सी में जो हम करते हैं तरीके से 2 प्रकार की जैसे टिश्यू कल्चर में एफएनएसी करेंगे, बायोप्सी करेंगे। एफएनएसी जो होती है इसमें अंतर पूछ सकता है, एफएनएसी जो करेंगे इस तरीके से उसमें काफ़ी छोटा हमको इस तरीके से
मात्रा में लेने लगे, तो स्मॉल इंसिजन, स्मॉल एकदम बस नीडल डाल के इस तरीके से हमने वो ले लिया, एस्पिरेशन कर लिया। तो इस तरीके उसमें क्या है कि हाई गेज के नीडल, हाई गेज का मतलब कि स्मॉल नीडल यूज़ करेंगे, और उसमें क्या है कि तरीके से स्मॉल गेज यानी कि तरीके से बड़ी नीडल यूज़ करेंगे, मोटी नीडल, तो उसमें एक तरीके से ज़्यादा टिश्यू किसमें बाहर आएगा, तेरे बायोप्सी में। बायोप्सी में वैसे याद रखना ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं, ट्रू कट बायोप्सी हम यूज़ करते हैं। तो बायोप्सी, तो इसमें आपको क्या चीज़ इसमें फाइंडिंग सबसे अच्छी मिलेगी, इसे बायोप्सी में फाइंडिंग आपको सबसे अच्छी मिलेगी, बायोप्सी में आपको पता लगेगा मेलिग्नेंट टाइप हुआ है, हालांकि उसमें पता लग जाएगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इस तरीके से। अगर आपको साइटोपैथोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड होगा इस तरीके से, पैथोलॉजी इसमें आप थोड़ा बहुत आप भी देख के हिसाब लगा सकते हैं, मतलब एमबीबीएस लेवल पर तो कर ही रखते हैं ना पैथोलॉजी, तो इसलिए उसको देख के आप सही हिसाब लगा सकते हैं, ये चीज़ है। और जो आपको याद रखना है इस तरीके से, इसमें क्या आपको जो हार्मोन रिसेप्टर की स्टेटस है वो नहीं पता लगेगा किसमें, आपको एफएनएसी, क्योंकि हार्मोन रिसेप्टर का स्टेटस जो होता है वो हमको देखने के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक मात्रा में टिश्यू चाहिए होता है, तो उसको हिसाब लगते हैं बायोप्सी के आधार पर या हिसाब लगा सकते हैं, उसके आधार पर हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक, तो हम इस तरीके से अब ये हमने बायोप्सी के बारे में पढ़ लिया, हम बात करते हैं मेमोग्राफी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो उसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है काफ़ी बार, तो बर्ड्स स्कोर याद रखें, इसका फेवरेट क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन भी है तो इसको मत छोड़ के आना, ये तो लिख के आना है, तो लिख के नहीं है तो नंबर बहुत बुरी तरह से घटेंगे इसकी। खासा इन्वेस्टिगेशन का अलग से सेपरेट इस तरीके से पढ़ने वाला क्वेश्चन दे रखा, उसमें नहीं लिखा तो भैया मार्च नहीं थे आपकी, ये लगा लीजिए। तो उसमें बर्ड्स स्कोर यूज़ करते हैं। बर्ड्स स्कोर का मतलब है उसमें कौन कौन से स्कोरिंग सिस्टम होता है। इसमें आते हैं हमारी कैटेगरी 0। कैटेगरी 0 का मतलब है कि हमने असेसमेंट है वो अच्छा ही नहीं किया, अब उसमें आप पूछ सकता है कि तरीके से संभावना कितनी है, तो जब मैं टेस्ट ही अच्छे से नहीं हुआ तो फिर तो संभावना तो कई बता हुए, मैं संभावना जब टेस्ट अच्छे से हुआ तो ये तो बात कर सकते हैं ना। ये जो दूसरी संभावना है, इसमें मेमोग्राफी में पॉजिटिव आया है, लेकिन क्या है कि इस तरीके से कोई संभावना नहीं है, मतलब कि नेगेटिव आया है इस तरीके से रिजल्ट, मतलब इसमें तो रिजल्ट ही नहीं आया, एक में आज जो आता है हमारा इस तरीके से रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया है, तो क्या उसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे ना उसको, हम कह रहे रेगुलर लेवल पे कहेंगे इस तरीके से उसको करने की। तो मेमोग्राफी नेगेटिव आई है, यानी इस तरीके से रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, जब इस तरीके से उसका ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं है तो मेलिग्नेंसी दिखाई होगी, नहीं है ना, नहीं उसका कैंसर ही नहीं निकला तो फिर क्या ही है, तो उसका जब कैंसर ही निकला तो 0% हो गई उसकी रिस्क। दूसरा जो केस आया उसमें क्या था, हमने श्योर कह दिया कि ये बेनाइन है, एक बार हमने श्योर कहा कि ये कुछ भी नहीं है, तो दूसरे केस में आके हमने दोबारा करा तो उसमें क्या क्या ग्रेड 2 मान लिया, ग्रेड 2 बचा, इसमें क्या श्योर कह दिया हमने ये बिनाएंगे। तो अब बिनाइन से आपसे पूछ सकता है कि इसमें मेलिग्नेंसी का मानना क्या रहेगी, तो उसमें भी 0 जाएगा। कैसे 0 जाएगा, क्योंकि उसमें हमें श्योर कहा है कि ये बनाएंगे, हमें कहा ही नहीं कि ये प्रोबेबल बनाएंगे, प्रोबेबल मैनेजमेंट कुछ नहीं कहा हमने सीधे कह दिया हमने बनाएंगे, तो इसे थप्पा लगा दिया, तो इसलिए इसमें रिस्क ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है 0। ग्रेड 3 पे आते हैं, ग्रेड 3 पे आती है हमारी प्रोबेबल बनाए कि जहाँ तक ये बनाएंगे, तो इसमें एक तरीके से हमारे रिस्क कितने मैलिग्नेंसी का 2 से 3% रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, 2% के आसपास रहती है हमारी इस इसमें। फिर आते हैं हमारे ग्रेड 4 जिसमें एक तरीके से हमारा प्रोबेबल चला जाता है मामला, किसमें प्रोबेबल मैलिग्नेंट पे। प्रोबेबल मैलिग्नेंट पे जब भी मामला चला गया, ये चीज़ ध्यान रखना, फिर हम एनुअल मेमोग्राफी नहीं कराएंगे, फिर हम इधर पहुँचेंगे बायोप्सी पे। बायोप्सी कंफर्म करना जरूरी है, एक तरीके से चीज़ें मैलिग्नेंट पे पहुँच रही है, मैलिग्नेंसी पे। तो इसमें याद रखिए, उसमें हम 2-3 कैटेगरी होती है इसमें, ए, बी और सी। इसके 4 में ए में मतलब कि एकदम माइल्ड लेवल पे लो सस्पिशन है इतनी मैलिग्नेंट होने का, ये जो होता है वो हमारा मॉडरेट लेवल सस्पिशन और एक हाईली सस्पिशन है। इससे साल लगा ना, ये 2% से ज़्यादा होगा 10% तक, फिर 10 से लेकर 50%, 50 से लेकर फिर 90% के आसपास तक पहुँच जाता है हमारा इस तरीके से सी कैटेगरी वाला। फिर 5वीं कैटेगरी हो रही है जिसमें हाईली सजेस्टिव कह रहा है एक तरीके से हमारा, किसको इतनी हाईली सजेस्टिव कह रहा है कि इस तरीके से ये सब मैलिग्नेंट है ये। एक हाई और हाईली, इसमें करीबन ना हाईली सजेस्टिव की अलग सी कैटेगरी आती है, यदि 95% से ऊपर गए तो इस तरीके से उसकी एक अलग सी कैटेगरी आती है। 5 से सीमा डालना, 4 सीमा डाल देना, तो उसमें कैसे में कहेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें अंदर क्या रहता है, हमने को तो सब चीज़ वही कर रहे हैं, उसमें हम कल बायोप्सी करे जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे इंटरवेंशन स्टार्ट कर देंगे, हम मान के स्टार्ट करेंगे तो काम से वो हो गया, हम उसका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दिया। छठी करी हमने बायोप्सी ही करी है, मैं हमने वो चीज़ कराई नहीं, हमने छठे वाली स्टेज जो होती है उसके बाद हम क्या बायोप्सी ही करते हैं। उसमें क्या है कि हमने आपको बायोप्सी से करके प्रूव कर दिया कि इस तरीके से मैलिग्नेंसी हो गई है। अब संभावना कितनी नहीं, संभावना 0, अब भी 0 क्यों हो गया, 100% ही हो गया ना, संभावना का सवाल आई गई रहे हो, तो इस तरीके से उसमें हमारा क्या हो गया, इस तरीके से प्रॉपर हो गया हिसाब की, इस तरीके छठी स्टेज में कि मैलिग्नेंसी है ये जो आप पता कर सकते हैं। स्टेज 1 क्या हुआ, हमने एक तरीके से टेस्ट में हमारी गलती हो गई, स्क्रीन टेस्ट में,
स्टेज 2 क्या हुआ, एक तरीके से हमने स्क्रीन टेस्ट किया, लेकिन उसमें हमने कहा कि एक तरीके से मेमोग्राफी ना तो उसमें बिनाइन ना मैलिग्नेंट निकला। ये स्टेज 3 जो होती है, तरीके से हमने निकाल दिया कि बिनाइन है 100%। स्टेज 3 जो होती है, 0 1 2 याद रखना, 0 से याद रखना, इस तरीके से कुछ में टेस्ट ही नहीं हुआ। 1 से एक तरीके से कोई भी बिना कैंसर ही नहीं है उसको। 2 का मतलब है एक तरीके से उसको बिनाइन कैंसर है। 3 का मतलब है एक तरीके से को प्रोबेबल बिनाइन की तरीके कुछ ना कुछ संभावना जरूर है मेलिग्नेंसी होने की। तो 4 में याद करके चले तो इसे प्रोबेबल मेलिग्नेंटस में लो, बी, मीडियम और मॉडरेट याद रखना। उसमें याद रखना हम बायोप्सी करने लग जाएंगे, तरीके से हम इंटरवेंशन अभी तक नहीं करेंगे। स्टेज 5 में जो होता है उसमें एक तरीके से हमने हाईली सजेस्टेड बता दिया, तो उसने एक तरीके से हम बायोप्सी करने लगेंगे। स्टेज 6 जो होती है कभी मेमोग्राफी में नहीं निकलती। स्टेज 6 जो होती है मतलब स्टेज 6 या ग्रेड 6 जो होती है वो कभी मेमोग्राफी से पता नहीं करते, वो करते हैं तरीके से बायोप्सी थे। बायोप्सी में ही हम कंफर्म करेंगे। उसमें एक तरीके से हाईएस्ट चांस में एक तरीके से हमने अल्ट्रासाउंड कराई है या मेमोग्राफी कराई है, उसमें कह दिए थे हाईली सजेस्टिव, वो बिल्कुल एकदम मेलिग्नेंट कैसा दिख रहा है, तो उसमें संभावना 95% तक ही रखेंगे। उससे ऊपर या एक तरीके से 100% नहीं रखेंगे। 100% के लिए हमको एक तरीके से बायोप्सी करनी पड़ेगी, नहीं तो मतलब उसमें एक तरीके से अल्ट्रासाउंड के या मेमोग्राफी से हम ग्रेड 5 तक का हिसाब लगाते हैं बर्ड स्कोर में। उसके नीचे छठे पे जाने के लिए हमको बायोप्सी करनी ही पड़ेगी। हालांकि 5वें पे भी हम इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो छठे पे एक तरीके से क्या डेवलप हो जाएगा, एक तरीके से हमको हाईली एक तरीके से प्रॉपर 100% को मेलिग्नेंट कैंसर हो गया है ये, ठीक है। तो अब ये लेक्चर लंबा हो गया है मेरे हिसाब से, तो अब ट्रीटमेंट फीटर के बारे में बातचीत हम बाद में करेंगे। ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी टॉपिकों को शॉर्ट नहीं कर सकते, इसलिए चक्कर कारण ये है। तो इसीलिए हम इंतजार करो कल का, और क्या है।